Welcome to our YouTube channel Chemistry by Saad Anwar. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो केमिकल काइनेटिक्स का एक टॉपिक है, मेथड्स टू डिटरमिन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम इसमें देखेंगे कि किसी भी रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हम किस मेथड को यूज करके किसी भी केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर डिटरमिन कर सकते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझने के लिए हमने एक हाइपोथेटिकल सा फर्जी रिएक्शन लिया जिसमें रिएक्टेंट ए जिसके 2 मोल हैं रिएक्ट कर रहा है एक दूसरे रिएक्टेंट बी के साथ और प्रोडक्ट बना रहा है। इस रिएक्शन का हमने रेट लिखा, इस रिएक्शन का रेट लिखा, रेट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन। और इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन है उसको लिखा और इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट बी की कंसंट्रेशन है उसको लिखा और उनकी पावर डाल दी। रिएक्शन जो रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन है उसकी पावर स्मॉल m और जो रिएक्टेंट बी की कंसंट्रेशन है इन रेट उसकी पावर स्मॉल n। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? याद रखें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये जो पावर है रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट ए की जो कंसंट्रेशन है उस पर जो पावर है स्मॉल m और रिएक्टेंट बी की कंसंट्रेशन पे जो पावर है स्मॉल n, इन दोनों का जमा m प्लस n, ये है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर बन गया m प्लस n। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में स्टूडेंट्स बड़ी गलती करते हैं, बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये जो साथ 2 लिखा हुआ है, यहाँ अगर 1 लिखा हुआ है या यहाँ ये 3 लिखा हुआ है, वो इसको ऑर्डर समझ लेते हैं। ये जो साथ में कोफिशिएंट लिखा होता है ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं होता। ये जो साथ में कोफिशिएंट लिखा होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं होता। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ए एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होती है, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख के हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन नहीं करते। तो स्टूडेंट क्या इसमें गलती करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में? वो जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में जो कोफिशिएंट है वो इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन समझ लेते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये नहीं होता। रेट लॉ में जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो पावर है, रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट ए की कंसंट्रेशन की पावर है स्मॉल m, रिएक्टेंट बी की कंसंट्रेशन की पावर है स्मॉल n। स्मॉल m और स्मॉल n का जमा यह कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर हुआ m प्लस n। हमने यहाँ लिखा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन द रेट लॉ। रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन की टर्म्स हैं उनकी पावर का जमा, रेट लॉ में जो कंसंट्रेशन की टर्म्स है उनकी पावर का सम कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने के चंद एक मेथड है, उन मेथड को आज हम डिस्कस करेंगे। वो मेथड कौन से हैं स्टूडेंट्स? ये उन मेथड के नाम लिखे हैं, वो मेथड जिनसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमिन कर सकते हैं। पहला मेथड है मेथड ऑफ ट्रायल, दूसरा मेथड है ग्राफिकल मेथड, तीसरा मेथड है हाफ लाइफ मेथड और चौथा मेथड है डिफरेंशियल मेथड और पांचवा मेथड है इनिशियल रेट मेथड। ये 5 मेथड हैं। इन 5 मेथड के अलावा कुछ और मेथड भी हैं। इन मेथड्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर को हम 2 वीडियो बनाएंगे क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाती है, फिर बच्चे देखते नहीं है। पहले मेथड पे बात करते हैं, वो है मेथड ऑफ ट्रायल। मेथड ऑफ ट्रायल में हम क्या करते हैं? हम इसमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन यूज करते हैं। इस सारी कहानी को पढ़ने से पहले मेरी एक बात सुन लीजिए। मेरी वो बात ये है कि हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं, केमिकल रिएक्शन हमने लगाए होते हैं, केमिकल रिएक्शन को हमने लेबोरेटरी में लगाया होता है और क्या करते हैं कि उन केमिकल रिएक्शन को मॉनिटर कर रहे होते हैं, उन केमिकल रिएक्शन को देख रहे होते हैं। उन केमिकल रिएक्शन में हम क्या चीज देख रहे होते हैं? उन केमिकल रिएक्शन में हम ये देख रहे होते हैं कि टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट्स कितना कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। वक्त गुजरने के साथ साथ
वक्त गुजरने के साथ साथ रिएक्टेंट्स की मिकदार कितनी कन्वर्ट हो रही है प्रोडक्ट की अमाउंट में। वक्त गुजरने के साथ साथ रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है और कितना प्रोडक्ट बन गया है एट एनी टाइम टी, और पीछे कितना रिएक्टेंट रह गया है, रिएक्टेंट की कितनी कंसंट्रेशन पीछे रह गई है और कितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई है, यानी कितना प्रोडक्ट बन गया है और कितना टाइम लग रहा है। ये चीज हम सारी नोट कर रहे होते हैं लेबोरेटरी में। तो हमने लिखा है, मैंने लिखा है, इन दिस मेथड द डाटा ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कलेक्टेड इन द लेबोरेटरी। डाटा का क्या मतलब है? द डाटा ऑफ रिएक्शन इन केमिकल काइनेटिक्स मीन्स that we measure the concentration of reactants and we measure the concentration of products after definite interval of time. The reaction under study is performed by taking different initial concentration of reactants. हम reactants की मुख्तलिफ concentration लेते हैं। ये जो स्मॉल ए है, ये स्मॉल ए reactants की concentration को शो कर रहा है, और फिर ये देखते हैं कि कितने टाइम के बाद रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन जो पीछे बच जाती हैं वो कितनी है। हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन लेते हैं, मुख्तलिफ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की लेते हैं, और ये नोट करते हैं कि कुछ टाइम गुजरने के बाद, आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट, 45 मिनट, कुछ टाइम गुजरने के बाद बाकी मानदा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की कितनी रह गई और कितना प्रोडक्ट बन गया और कितना टाइम लग गया। ये सारी चीजें हम नोट करते हैं। द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ ए, स्मॉल ए मींस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये इनिशियल कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की, जब रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ होता, टाइम 0 होता है। ए माइनस एक्स, ये रिएक्टेंट्स की वो कंसंट्रेशन होती है जब प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाए और रिएक्शन को शुरू हुए कुछ टाइम गुजर चुका हो, और वो टाइम हम नोट कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट्स के इनिशियल कंसंट्रेशन को, ए माइनस एक्स को, और उस टाइम को पुट करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, डालते हैं किसमें, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में। कौन सी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन? जो कि हमने फर्स्ट ऑर्डर हमारा रिएक्शन था उसके लिए कैलकुलेट की, जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन था उसके लिए कैलकुलेट की, और जो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन था उसके लिए कैलकुलेट की। जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमने डिराइव की थी, कहना बेहतर है कि डिराइव की, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के लिए जो हमने डिराइव की थी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, उन इक्वेशंस के अंदर वैल्यूज डालते हैं, वैल्यूज पुट करते हैं। हमने पीछे जो बात पढ़ी उस बात को अप्लाई करने का वक्त आन पहुंचा है। हमारे पास जो डाटा मिलेगा केमिकल रिएक्शन का, उस डाटा को हम अगर इस इक्वेशन में पुट करें, ये फर्स्ट ऑर्डर की एक इक्वेशन है, K is equal to 1/t नेचुरल log A over A minus x। हमारे पास जो केमिकल डाटा है, अगर उस हम केमिकल डाटा को इस इक्वेशन में पुट कर दें जो कि फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है, और हमारे पास K की सेम ही वैल्यू आए, K की एक ही वैल्यू आए, K की वैल्यू कांस्टेंट आए। कांस्टेंट आने का क्या मतलब है? हमारे पास A की वैल्यू हमने पुट कर दी, A माइनस एक्स की वैल्यू पुट कर दी, और टाइम की जो वैल्यू थी वो पुट कर दी, तो K की एक वैल्यू आ गई। फिर हमारे पास कोई मुख्तलिफ टाइम होगा, वो मुख्तलिफ टाइम की वैल्यू पुट कर दी, उस A की वैल्यू इनिशियल सेम होगी, A माइनस एक्स भी चेंज हो गया होगा, वो पुट कर दी, और K कैलकुलेट किया तो एक और K की वैल्यू आ गई। अभी दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। फिर किसी तीसरे टाइम पर फर्ज कर लें कि पहले अगर हमने 15 मिनट लिए थे, फिर हमने 20 मिनट ले लिए, अब हमने 25 मिनट पर रिएक्शन का देखा और टाइम 25 मिनट के हिसाब से पुट कर दिया, 25 मिनट पुट कर दिए, और एक ही जो कंसंट्रेशन थी, एक ही जो वैल्यू थी वो पुट कर दी है, माइनस एक्स पुट कर दिया और कैलकुलेशन की तो K की एक वैल्यू आई, वो सेम वैल्यू आ गई। इसी तरह हमने 4-5 मरतबा किया, मुख्तलिफ वैल्यूज यहाँ पुट की, टाइम की, A माइनस एक्स की, और K की वैल्यू सेम आती रही, K की वैल्यू सेम आती रही। यानी डाटा ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हमने यही लिखा कि द वैल्यूज ऑफ टाइम t एंड कंसंट्रेशन आर सब्स्टिट्यूटेड, यानी कि पुट करना इन फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन, एंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट K कम्स आउट टू बी कांस्टेंट, देन द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर ऐसा ना हो, हम मुख्तलिफ टाइम पर
जो a माइनस एक्स की जो वैल्यूज आ रही है वो पुट करें और k की वैल्यू कांस्टेंट ना आए तो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं होगा, और अगर k की वैल्यू कांस्टेंट आ जाए तो ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। हमारे पास जो केमिकल डाटा हमें लेबोरेटरी से मिला उस डाटा को हमने सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की जो इक्वेशन है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन उसमें पुट कर दिया और k की वैल्यू सेम आ गई तो वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास दो इक्वेशन है, एक जब कंसंट्रेशन सेम होती है रिएक्टर्स की और एक इक्वेशन वो है जब रिएक्टर्स की कंसंट्रेशन डिफरेंट होती है। मैंने दोनों इक्वेशन ही लिख दी। अगर हम डाटा को पुट करें किसी एक, फर्ज करें कि हम डाटा को इस इक्वेशन में पुट करते हैं, डाटा को पुट करते हैं, टाइम 15 मिनट है, उसके हिसाब से x और a माइनस एक्स और a की जो वैल्यूज बन रही हैं वो पुट कर देते हैं। फिर टाइम जब 15 मिनट था हमने वैल्यूज पुट कर दी और k की एक वैल्यू आ गई। फिर टाइम हो गया हमारे पास फर्ज करें 20 मिनट, हमने सारा डाटा यहाँ पुट कर दिया और k की दूसरी वैल्यू आ गई। इन दोनों वैल्यू में मुताबिकत होनी चाहिए, जो पहले वैल्यू k की आई लगभग वही सेम वैल्यू आनी चाहिए। फिर हमने फर्ज करें कि 60 मिनट पर हम रिएक्शन को नोट किया, डाटा सारा इस इक्वेशन में पुट किया और k की वैल्यू कैलकुलेट की और वही वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब है कि जो डाटा है, जिस भी केमिकल रिएक्शन का ये डाटा है, वो केमिकल रिएक्शन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। वो केमिकल रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। उस केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर सेकंड है, वो सेकंड ऑर्डर केमिकल रिएक्शन है। ये इसलिए लिखा हमने इफ द डाटा आर सब्स्टिट्यूटेड, मतलब पुट करना इन द सेकंड ऑर्डर इक्वेशन एंड वी गेट द वैल्यूज ऑफ रेट कांस्टेंट के सेम, कीवर्ड है सेम, in all the readings then the reaction is second order reaction। हम बात करें कि अगर इस डाटा को हम पुट करें थर्ड ऑर्डर इक्वेशन में और वो डाटा सेटिस्फाई कर दे थर्ड ऑर्डर इक्वेशन को, कहने का मतलब यह है कि k की कांस्टेंट वैल्यू आती रहे, k की वैल्यू हर बार कांस्टेंट आती रहे, तो इसका मतलब है कि वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। इसलिए हमने ये लिखा कि if the data satisfy the third order equation then the reaction is third order। It means that the order of reaction is determined with that equation which gives satisfactory constant value of k। k की वैल्यू हर बार कांस्टेंट आ जाए तो इसका मतलब है वो इक्वेशन जिस भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की है, रिएक्शन का वही ऑर्डर है। यही वजह है कि इसको हम मेथड ऑफ ट्रायल कहते हैं। दूसरा जो हमारा मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड को एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उस केस में, फर्स्ट ऑर्डर के केस में हमने पहले ही एक इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिराइव की है, कुछ ऐसे नेचुरल लॉग a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस नेचुरल लॉग a। अब इस इक्वेशन को हमने ग्राफ में प्लॉट करना है, इस इक्वेशन का हमने ग्राफ बनाना है। ग्राफिकल मेथड चुके हैं तो इस इक्वेशन का हमने ग्राफ बनाना है। कैसे बनाएंगे? पहले इस इक्वेशन को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर लें। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है? y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये कहलाती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इसको कैसे करेंगे कन्वर्ट? ये जो टर्म है, ये वाली टर्म, ये y एक्सिस पे लिख लें, ये टर्म y एक्सिस पे लिख लें। इस टर्म की जितनी वैल्यूज होंगी वो सारी वैल्यूज हम y एक्सिस पे प्लॉट करते जाएंगे। इस टर्म को हम y एक्सिस पे लिख लेंगे। माइनस के टी, ये जो t है इसको हम x एक्सिस में लिख लेंगे। टाइम की जितनी भी वैल्यूज होंगी, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा, कुछ भी, टाइम की सारी वैल्यूज हम x एक्सिस में प्लॉट कर लेंगे। अब ये माइनस के है, माइनस का मतलब है कि इस ग्राफ की जो स्लोप होगी वो नेगेटिव स्लोप है। ये माइनस के नेगेटिव स्लोप को जाहिर कर रहा है, ये माइनस के एम को जाहिर कर रहा है स्लोप को, और ये टी एक्स एक्सिस पे हम प्लॉट करेंगे, और ये नेचुरल लॉग ए, ये इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट क्या होता है? जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास आएगी। वो स्ट्रेट लाइन, चूंकि जब नेगेटिव स्लोप हो तो ग्राफ कुछ ऐसे आता है, वो स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट करेगी। इस स्ट्रेट लाइन ने वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे कट किया, इस स्ट्रेट लाइन ने इस वाई एक्सिस को इस पॉइंट पे कट किया। जिस पॉइंट पे कट किया ये पॉइंट कहलाता है इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट चूंकि इस इक्वेशन का हमारे बराबर है, इंटरसेप्ट बराबर है नेचुरल लॉग ए।
तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी, वो नेचुरल लॉग a के बराबर होगी, वहां से हम a कैलकुलेट कर पाएंगे। अब इस ग्राफ की हम स्लोप कैलकुलेट करेंगे। स्लोप आपको कैलकुलेट करनी आती है या नहीं आती? अगर आपको नहीं आती तो कमेंट्स में मुझे बताएं। स्लोप कैलकुलेट करना एक मैथमेटिक्स फिजिक्स की चीज है, फिजिकल केमिस्ट्री के बच्चों को ये आनी चाहिए। तो आप मुझे बताएं स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, अलग से वीडियो बना लूंगा। अभी हम सिर्फ चूंकि मेथड डिस्कस कर रहे हैं, तो यहां से हम इसकी एक स्लोप लेंगे, 2 पॉइंट ले लेंगे, स्ट्रेट लाइन पे 2 पॉइंट्स ले लेंगे और उसकी मदद से हम यहाँ पे एक स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, इस स्लोप की जो वैल्यू है, इस स्लोप की जो वैल्यू है ये है -k। चूंकि नेगेटिव स्लोप है तो इस वजह से हमने माइनस लिखा। स्लोप की जो वैल्यू आएगी वो k के बराबर है। वो वैल्यू हमें बताएगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो वैल्यू हमें बताएगी रेट कांस्टेंट, वो वैल्यू हमें बताएगी रेट कांस्टेंट। यहां पे लिखी है कि अगर हम प्लॉट करें y एक्सिस पर नेचुरल लॉग a माइनस एक्स को और x एक्सिस पर टाइम को प्लॉट करें और स्ट्रेट लाइन आ जाए, स्ट्रेट लाइन आना शर्त है, इस इक्वेशन को हम प्लॉट करें और स्ट्रेट लाइन आ जाए तो इसका मतलब है जो केमिकल रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और अगर इस इक्वेशन को हम प्लॉट करें और स्ट्रेट लाइन ना आए, कोई टेढ़ी मेढ़ी कर्व आए, कोई तिरछी लाइन आए, तो इसका मतलब है कि जो हमारा रिएक्शन है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। यही बात हमने यहाँ पे लिख दी। इफ नेचुरल लॉग a माइनस एक्स इज प्लॉटेड अगेंस्ट t, यानी कि इसको हम y एक्सिस पे प्लॉट करें, t टाइम को x एक्सिस पे प्लॉट करें, देन स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड, तो स्ट्रेट लाइन मिलती है हमें। दिस शोज दैट इट इज ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इन केस हाउएवर अगर स्ट्रेट लाइन ना मिले, कोई कर्व मिले, तो इसका मतलब है ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। इस तरह हम आइडिया कर पाते हैं, ग्राफिकल मेथड से हम कैलकुलेट कर पाते हैं कि इस रिएक्शन का ऑर्डर कौन सा है और हमें पता लग जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कि नहीं। अगर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को हमने देखना हो तो ये उसकी इक्वेशन है। इस चीज को हम y एक्सिस पे प्लॉट करेंगे, टाइम को x एक्सिस पे प्लॉट करेंगे और ये k ये स्लोप है, ये इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट को हम स्मॉल c से जाहिर करते हैं। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे, x एक्सिस पर हम टाइम की वैल्यूज लिखते जाएंगे, टाइम की जितने भी वैल्यूज होंगी उन्हें x एक्सिस पर लिख देंगे और y एक्सिस पर हम 1/a माइनस एक्स की वैल्यूज लिखते जाएंगे। इस ग्राफ की हमें एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। जब हम डाटा इस डाटा के अकॉर्डिंग लाजमन एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। अगर ये स्ट्रेट लाइन आ जाती है तो इसका मतलब है ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। और इस स्ट्रेट लाइन की अगर हम स्लोप कैलकुलेट करते हैं तो वो स्लोप की वैल्यू हमें रेट कांस्टेंट k की वैल्यू दे देगी और हम ये लिख पाएंगे। अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं आती तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन नहीं है। यही बात हमने लिखी कि 1/a माइनस एक्स को प्लॉट करें अगेंस्ट t एंड वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। अगर हमें स्ट्रेट लाइन लाजमन मिलनी चाहिए, द रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इन केस ए कर्व इज ऑब्टेन्ड, यानी स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती, कोई तिरछी टेढ़ी मेढ़ी लाइन मिलती है, तो रिएक्शन इज नॉट सेकंड ऑर्डर। तो आज यहीं पे खत्म करते हैं, तो इसकी एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें इसको कुछ और इसकी चीजें हम डिस्कस करेंगे। वीडियो इसी के रिमेनिंग पोर्शन होगी, उसमें हम हाफ लाइफ मेथड, डिफरेंशियल मेथड और इनिशियल रेट मेथड इनको डिस्कस करेंगे। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। यहाँ आपको कुछ पूछना हो, कोई चीज आपको न समझ आए तो कमेंट्स में पूछें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।